अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कल के टेस्ट के हवाले से, ठीक है। क्योंकि समहाउ थोड़ा बहुत कल भी आप लोगों को इशू वैसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने पोस्ट पे जो है कुछ कहा हुआ था वहां पर कि भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। सो वो आप लोग इस तरह कीजिएगा कि वो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, लेकिन मैं आपको पहले करता ये हूँ कि मैं पहले उस तमाम के तमाम टेस्ट के अंदर मौजूद क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनके पहले सॉल्यूशन मैं आप लोगों को सेंड कर दूं पीडीएफ फाइल के अंदर। उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मसला नहीं है उसका, ठीक है। अगर हम पहले उसका सॉल्यूशन देख लें तो हमारे लिए बहुत सी क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी कि हम जो कह रहे हैं कि भी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कैसे करना है, हमें मेथड पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। सो आप लोगों ने जो है थोड़ा सा वेट करना है, मैं आज ही शाम तक उसका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दूंगा और उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। थोड़ा बहुत टाइम रख लेंगे उसके लिए, और अगर जो ड्यूरिंग द लेक्चर हम उसे समाप्त नहीं भी कर पाए तो उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो है उसे कर देंगे। सॉल्यूशन में अपलोड कर दीजिए, बिल्कुल इशरत, यही मैं आपसे कह रहा हूं। पहले हम सॉल्यूशन उसका अपलोड कर देते हैं, उसको आप एक दफा देख लें और देखें कि कहाँ आपकी मिस्टेक आ रही थी, कौन से प्रॉब्लम आ रही थी। सर कल वाली स्लाइड का क्या था भाई, यहाँ पर कल वाली स्लाइड का क्या इशू था? कल वाली स्लाइड में एफ ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस नहीं किया गया। मैं बताऊं नया, एफ जो हमारे पास क्या कहते हैं सबशेल है, इसकी ना तो शेप आपकी बुक में है ना ही आपके यूएचएस सिलेबस के अंदर, क्योंकि एफ जो सबशेल होता है, ठीक है, इसकी 7d ऑर्बिटल 7d यूनिट ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है। वो यूएचएस में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने वो शामिल नहीं किया हुआ था। सर मेरे मार्क्स गलत लगे थे और नो। अब ऐसा आप मुझे बताएं कि आपने कितने ठीक किए थे। अगर आप गलत लगे तो कैसे आपको क्लेम कर सकते हैं, कैसे पता चला आपको कि भी वो गलत लगे हैं मार्क्स, ठीक है। हो सकता है आपने आंसर कुछ गलत दिए हो, ठीक है। सर कल कुछ आंसर गलत लगे थे भाई, गलत लगे थे आपकी तरफ से या किसकी तरफ से गलत लगे थे वो देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले हम उसका ले लेते हैं सॉल्व आंसर, ठीक है, आंसर किए लेते हैं, उसको एक दफा देख लें। उससे आपको भी अंदाजा देगा कि भी कहां आपने मिस्टेक की थी, कहां पर प्रॉब्लम जो है वो उसमें आया, टेस्ट में आया। फिर वो एनालाइज करके फिर हम जो है इसको हम डिटेल में मतलब देख लेंगे और आपको मैं समझा भी दूंगा, ठीक है भाई। बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको। सर सबसे पहले अवैस की सुन लें प्लीज। मैं सुन लिया भी, अवैस की सुन ली है, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से। भाई ये इस तरह की तो बात नहीं आपने करनी, ठीक है। वो अवेयर जस्टिस वाला काम आपने नहीं करना, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है। पता है क्या होता है, आप लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं। आपको लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ठीक किए हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। सो उसमें आपने कोई टेक्निकल इशू या कुछ इस तरह से कॉन्सेप्चुअल वाइज आपका इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अच्छा वो अपलोड कर दो, पहली पहली वाली स्लाइड स्क्रीन पर ले आओ, ठीक है, जल्दी से कर दें। अच्छा तो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि हम ये काम करेंगे लाजमी, और इसमें मैं पहले क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे। सर आई हैव क्वेश्चन अबाउट प्रीवियस लेक्चर। जुनैरा आप इस तरह कीजिएगा कि आप मेरी किसी भी पोस्ट पर जाकर कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस कमेंट के रिस्पांस में आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ गए तो हमारा आज का जो लेक्चर शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होगा। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी आज के लेक्चर के नोट्स अपलोड किए हुए हैं, आपने उसे गो थ्रू भी किए होंगे। मैं यकीन मतलब उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने जो है उसको किया होगा। अच्छा हमने आज जो डिस्कस करना है, पहली स्क्रीन पर डाल दो, डाल दी, ठीक है। अच्छा आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे और समहाउ फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 16 सॉरी 6, ठीक है, क्योंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी चैप्टर 6 का ही हिस्सा है, लेकिन इन्होंने यूएचएस के सिलेबस के अंदर इसको चैप्टर 5 के साथ डाला हुआ है, ठीक है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है। सर टेस्ट डिस्कस नहीं करवाएंगे कल, मैं करवाऊंगा आज, लेकिन पहले हम उसका अपलोड करेंगे, सॉल्व जो है सॉल्व फॉर्म में उसकी आंसर की अपलोड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर माइंड पर आप रिप्लाई कमेंट पे नहीं देते भी, मैं सलाह देता हूं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फौरन से जो है आप लोगों का जरूर रिप्लाई जो है करता हूं। जो भी आपके कमेंट होता है उसके ऊपर आप देखें, मेरी जितनी भी पोस्ट है उन पे सब पे आपके कमेंट के रिप्लाई हुए भी हैं। कल की पोस्ट में वाकई मैं जो है नहीं दे सका, रीजन क्या थी? रीजन यही थी कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कल से मुझे एक और जिम्मेदारी जो है वो यहाँ असाइन हो चुकी है, ठीक है। और वो जिम्मेदारी क्या है कि मुझे एकेडमिक जितने भी अफेयर्स हैं कैंपस के ऊपर उसको देखना है, उसकी क्वालिटी को जज करना है, ठीक है। समाउ उसका एक हेड बना दिया गया है
एकेडमिक अफेयर्स का। तो अब इवन के आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आती है, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, इंक्लूडिंग फिजिक्स, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, इंक्लूडिंग इंग्लिश, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच करेंगे और मैं कोरेस्पॉन्डिंग टीचर से कहूंगा कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली तौर पे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज रिलेवेंट प्रॉब्लम, लेक्चर रिलेवेंट प्रॉब्लम, ठीक है, टेस्ट रिलेवेंट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो कल वो एक जिम्मेदारी आई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं बिजी रहा रात तक, ठीक है। आज इंशाल्लाह वो जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो अब मैं आप लोगों के आंसर भी करूंगा और आप लोगों के लिए आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है भाई। अब मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए, हमें काफी डिस्कशन हो चुकी है सर, आज थोड़ा पढ़ना है, स्लाइड्स थोड़ी हैं बिल्कुल कामिल, इसलिए कि आज मैंने आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन देनी थी कल के लेक्चर मतलब टेस्ट की, इसलिए मैंने आपको है कुछ स्लाइड्स कम मैंने आज आप लोगों को भेजी हैं। मैंने पढ़ी थी नोट्स, बहुत क्वेश्चन है मेरे सर, बिल्कुल आपने साथ करते रहना है, बिल्कुल करते रहना है, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थी आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप कहते हैं तो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैं बताऊं आपको कि कल मैं इतना एक्टिव नहीं रहा था और कल मैंने आप लोगों के है वो बेस्ट ऑफ लक वाली भी पोस्ट नहीं की थी, इवन कल ही मैंने आंसर की भी अपलोड इसलिए ही नहीं की थी, ठीक है, थोड़ा सा बिजी था मैं, ठीक है। अब जल्दी से अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपकी स्क्रीन पर आपकी मौजूद है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो रिक्वायर है किसी एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ये मेंशन भी आपकी स्क्रीन पर आ भी गया है कि ये मेटालिक कैरेक्टर को शो करता है। मेटालिक कैरेक्टर का सिंपली मतलब क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई एक एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन के कंडक्टेंस के अंदर इन्वॉल्व होगा। सो आप जानते हैं कि किसी मेटल को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम किसी मेटल को मेटल कहते हैं, वो उसकी है कंडक्टेंस, ठीक है, चाहे वो थर्मल हो या वो इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी एक एटम की बात हम करें तो जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा उतना ही मोर कंडक्टर या आप कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर को वो शो करेगा। इसलिए हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कोई एटम कितना मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, कितना लेस मेटालिक कैरेक्टर को वो शो करेगा। अब फैक्टर्स मेंशन किए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं, जहां प्रॉब्लम आएगी व्हाइट बोर्ड पे समझ लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स की जहां तक बात है, फर्स्ट लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इस पे डिपेंड करता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, और न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। हम कहते भी हैं यहाँ पर ग्रुप के अलॉन्ग बात करेंगे तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और पीरियड के अलॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है, ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो एटॉमिक साइज है। ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाई, बिकॉज एटॉमिक साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, जब न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम होगी उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, उसी एटम को हम आयनाइज कर सकते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज आर बोथ इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी इनवर्सली रिलेटेड होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है, ठीक है, ये इन बिटवीन आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो मौजूद ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप कम हो जाती है न्यूक्लियस की, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट भी इनवर्सली रिलेटेड है विद आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके साथ ही आपको बता भी दिया कि अलोंग द ग्रुप ये डिक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज करता है। अब आपके क्वेश्चन दूंगा और फिर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। बिल्कुल ज़रफ़शान आपने किए थे, हम एक दफ़ा फिर मुझसे शेयर कर लीजिएगा ताकि मुझे रिकॉल भी हो जाए, मैं उसको देख लूंगा। सर चलिए अब आप ठीक है भाई, मुझसे क्वेश्चन पूछें शाबाश जल्दी से, क्वेश्चन पूछें शाबाश जल्दी से, अगर कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ लें शाबाश जल्दी से, अगर कुछ पूछना हो तो, नहीं तो क्लियर मेंशन कर दें, फिर हम नेक्स्ट मूव कर सकें कि आज का टॉपिक इंतहाई आसान है, जो कि पहले भी आप लोग बहुत से जो है अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 9th में भी आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, फैक्टर्स वाला देखो, मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल विल गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की ग्रिप आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल्स। ये अट्रैक्शन की फोर्स
इनकी वजह से हम कहते हैं जो कम हुई है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है भी। और यहाँ पर था ओरिबा का, सर मैंने आपको मैसेंजर पर कब का मैसेज किया हुआ है, आपने रिप्लाई नहीं किया। बिल्कुल भी ओरिबा, आपने संडे को किया होगा या मंडे को किया होगा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह जल्दी आपका रिप्लाई कर दूंगा ओरिबा, ठीक है। अच्छा जी सर, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एग्जैक्टली इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सर ऑर्बिटल्स में एक इसका ऑर्डर बता दें। ऑर्बिटल्स में कह रहे हैं आप भी, कौन से ऑर्बिटल्स की आप बात कर रहे हैं? एसपीडीएफ की अगर आप बात करें तो हम कहते हैं कि पेनिट्रेशन की, हम कहते हैं पेनिट्रेशन भी इफेक्ट करती है किसके ऊपर, आयनिक एनर्जी के ऊपर। तो एस इज ग्रेटर देन, पी इज ग्रेटर देन डी, और इज ग्रेटर देन हमारे पास एफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन की एक दूसरे पे ज्यादा होती है। सर आयनिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है क्या? एग्जैक्टली प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन फैक्टर्स भी वही होते हैं और इनका ऑर्डर भी वही है। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताना था, चलिए जी शील्डिंग इफेक्ट बता देते हैं आपको, पहले लेकर आते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे, फिर हम जो है आगे चलेंगे। सो आई थिंक पहले मैं आप लोगों की स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, ताकि मैं फिर आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मोर इफेक्टिवली समझा सकूं। जी मेरे ख्याल से हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब देखो ये है न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा और ये चौथा आ गया। अब हम ये बात कहते हैं कि न्यूक्लियस जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की पुल, अट्रैक्शन की फोर्स, ग्रिप जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स के मौजूदगी की वजह से इस पे अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी, इनकी वजह से क्योंकि कम हुई है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये है ना ऑर्डर, S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F, ये होता है, ठीक है। ये पेनिट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। समहाउ ये शील्डिंग इफेक्ट को ही, मतलब शील्ड करने को ही शो कर रहा होता है, ठीक है जी। मेटालिक एक्टिव वाली लाइन फिर से बता दें, मैंने आपसे कहा था कि जितनी आसानी से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया था वो कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए हम कहते हैं कि मेटालिक एक्टिव बढ़ेगा बाय इंक्रीज बाय डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी को आप देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ना उसको, फिर आप कंपैरेटिवली इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन और नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। पीरियड टेबल एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैंने आपको बताया कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से, और हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है, वो इंक्रीज होती है। मैंने आपको बताया भी था, स्क्रीन पे भी था कि रिलेशन जो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी का विद साइज इनवर्सली है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी का विद न्यूक्लियर चार्ज वो डायरेक्टली है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप हम कहते हैं कि वो डिक्रीज करेगी। जी आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे, सर ये टॉपिक क्लियर है, आप एमसीक्यूज डिस्कस करें। बिल्कुल जी, एमसीक्यूज के लिए हमने टाइम छोड़ना है ताकि हम भी कर सकें। सर सीक्वेंस दोबारा समझा दें। जब ये है S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F, ठीक है। रीजन क्या है, देखो एक दूसरे की इनकी पेनिट्रेशन का मतलब ये बेसिक तौर पे ये पेनिट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के लिए शील्डिंग इफेक्ट कास्ट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम या ज्यादा होती है। S शील्डिंग कास्ट करेगा P के इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये चूंकि शील्डिंग कास्ट कर रहा है तो ये आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं। P शील्डिंग कास्ट करता है D के लिए, तो हम कहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी ऑर्डर मेंशन करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर भाई हमारा ये तो बहुत सिंपल सा है कि अगर आप किसी एक एटम की बात करते हैं, जितनी लेस उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। जितनी आसानी से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हो उतना ही वो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, उतना ही आसानी से वो कंडक्टेंस अपने अंदर करवाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, जो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्या कहते हैं कंसेप्ट है। सो उसको जल्दी से रिकॉल करते हैं और उसके आगे चलेंगे। एबनॉर्मल ट्रेंड को एक्सप्लेन कर दें प्लीज निमरा। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जहां तक बात हम करते हैं, सो इनमें जो कुछ भी हमारे पास समहाउ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, हमारे पास जो कुछ भी जैसे हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या आते हैं भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो हम डायरेक्टली तौर पे चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे जाकर पार्ट 2 के अंदर, उसमें भी डिस्कस करेंगे, वहां फॉर्मेलिटीज आएंगी, ठीक है। सर एक बच्चे का टेस्ट नहीं था दिया, लेकिन फिर भी उसके नंबर्स आगे लगे हुए, ठीक है। वैसे मैं देख लूंगा उसको, आप थोड़ा सा कूल एंड काम, ठीक है, सिर्फ फोकस करें लेक्चर के ऊपर, बाद में हम इन तमाम चीजों को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है,
वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाउ शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। हम ये बात कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीज करने से, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करने से भाई, इंक्रीज सॉरी एटॉमिक साइज के बाद शील्डिंग इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी की हम इस पर बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट। बहुत सिंपल बातें हैं। मैं देख रहा था कि शायद आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग 9th से पढ़ के आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ये टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी की जहां तक बात है, हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये समझाया भी था कि जब जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप कम हो रही है, इट मींस कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आसानी हम कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से होता है ये, ठीक है जी। हैदर कह रहे हैं कि सर 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5 इज लेस देन 6 एंड 7 एंड 8, ये क्या ट्रेंड है? नहीं होता ग्रुप में। देखो, अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो ग्रुप में हमारे पास क्या है भाई, देखो ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं कि खुद ब खुद क्या होगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज जो बढ़ रहा है। और रीजन क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप न्यूक्लियस की कम होगी, आप आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इनके स्क्रीन पर स्लाइड नंबर 2 लेकर आए, 2 लेकर आए इनकी स्क्रीन पर। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है जी। और नोबल गैसेस जो हैं ये रिलेटिवली हार जो है, हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैरी करते हैं ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोबल गैसेस का तो आपको पता ही है कि डुप्लेट और ऑक्टेट जो है, ठीक है, वो इनका कंप्लीट होता है। ये खुद स्टेबल है, मोनोटॉमिक फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो है, अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरी करते हैं, जरा स्क्रीन की क्लियर कीजिएगा, इनकी स्क्रीन क्लियर कीजिएगा, स्क्रीन क्लियर करें इनकी। आ गया? अच्छा देखो, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कैसे, ये आपको पॉइंट समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि जब भी जो है अगर जो एक एटम के अंदर ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, फिर तो उसको स्टेबिलिटी मिलती ही है, वो तो वैसे ही स्टेबल है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन कैसे स्टेबल हो सकता है? देखो मैं आपको बताऊं, जब भी हमारे पास कोई एक सबशेल हाफली फिल्ड होगा ना, ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होगा, एक आउटर मोस्ट सबशेल हाफली फिल्ड होगा, तो ये हाफ फिल्ड सबशेल जो है कुछ समहाउ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उस एटम को। नाइट्रोजन अगरचा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, अगरचा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन चूंकि इसके आखिरी सबशेल जो है ये हाफली फिल्ड है, ठीक है, 3px1 आता है, 3py1 आता है, 3p Z1 आता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हाफली फिल्ड जो सबशेल है ये इसको समहाउ कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सिमिलर काइंड ऑफ फास्फोरस, ठीक है। और मैग्नीशियम और बेरिलियम की जहां तक बात है तो मैं आपसे कहूंगा कि इवन के अगर आखिरी सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, तब भी वो समहाउ कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एटम को। अगर मैं कंपेयर करता हूं फर्स्ट ए ग्रुप के कंपेयर करता हूं विद सेकंड ए ग्रुप के साथ, तो फर्स्ट ए ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एंड होती है वो ns1 पर होती है, और सेकंड ए में क्या होता है, ns2 पर होती है। तो ns2 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ns1 ड्यू टू द फील्ड सबशेल, ठीक है, फील्ड सबशेल। अगरचा हम डुप्लेट ऑक्टेट की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि अगर जो हमारा आखिरी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तब भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, अगर हाफली फिल्ड होगा तब भी वो स्टेबिलिटी को जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो है वापस इनकी स्क्रीन पर ले आए, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 वापस स्क्रीन पर ले आए। हाँ 2। अच्छा जी, इस पर देखो आपके पास सेकंड पॉइंट मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट, और जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, उनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो मैंने आपको बता दिया। नोबल गैसेस मच मोर स्टेबल हैं, और जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं इनका साइज अलोंग द पीरियड सबसे बड़ा होता है, ठीक है भी। इसी तरीके से हीलियम जो है उसकी हाईएस्ट जो है हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि 2372 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और सीजियम जो है उसकी सबसे कम होती है। सीजियम क्यों कम होती है भाई?
देखो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। और अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े एलिमेंट की बात करते हैं तो वो सीजियम है। ये फर्स्ट ए ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप जो है पीरियड के लॉन्ग बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे सबसे बॉटम में हमारे पास एलिमेंट है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे लोएस्ट होगी, और सीजियम जो है मेंशन भी किया हुआ है सबसे लोएस्ट जो है आयनाइजेशन एनर्जी कैरी कर रहा होता है। ठीक है भाई। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है, आर ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट। इसकी रीजन आप बताइए आप लोगों को। अगर एक एलिमेंट से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, आप उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो उस पे एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, हम कहते हैं न्यूक्लियस की रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप और ही ज्यादा हो चुकी है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी आपको। ठीक है, सो ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को। सर मोर स्टेबल इज फुल हाफ फुलफिल्ड भी होते हैं और हाफ फिल्ड भी होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सुनहरा ये एलिमेंट को। जी आई थिंक अब नेक्स्ट इनकी जो है स्क्रीन पर करते हैं, थर्ड स्लाइड लेकर आए। थर्ड स्लाइड करते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, थर्ड स्लाइड इनकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम उसमें बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी व्हिच इज रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है, व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एग्जांपल मेरे नीचे प्रोवाइड की हुई है, और वो क्या है कि जी आप ऑक्सीजन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की आप एडिशन करते हो तो इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। रीजन क्या है? इनकी स्क्रीन क्लियर कीजिएगा, स्क्रीन क्लियर कर। देखो फॉर एग्जांपल आप जैसे ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हो, अगर आप न्यूट्रल एटम की बात करते हो, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इसके पास वो भी 8 होते हैं, यानी कि एक न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज कैरी नहीं करने वाला, ये न्यूट्रल एक एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हो, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पड़ा हुआ है जो कि इस एटम का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, देखो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा नहीं है, इट मींस कि इसके पास एनर्जी हायर होगी, ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल्स एनर्जी, यानी कि जो एक एटम के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी की निस्बत इस इलेक्ट्रॉन जो कि इस एटम से बाहर है इसकी एनर्जी ज्यादा ही होगी। ठीक हो गया, तो ये जब इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इस एटम का हिस्सा बने तो इसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी। तभी हम कहते हैं कि जब भी हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमें एनर्जी देखते हैं हम कि इस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है तो नेट चार्ज से -1 आ जाता है। अब अगर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहेंगे तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस एनायन के पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की फोर्स को आपको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि आप इसी के अंदर ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन इनसाइड द यूनिनेगेटिव आयन इज ऑलवेज समहाउ एंडोथर्मिक। ठीक है, वो एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो मैंने रीजन आपको प्रोवाइड की है कि क्यों जो है आप देखेंगे कि जो पहला रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो नेगेटिव साइन से शो हुआ है, दूसरा रिएक्शन जो था वो पॉजिटिव साइन से शो हुआ था। नेगेटिव साइन का मतलब होता है एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है एंडोथर्मिक। ठीक है जी, अच्छा इस वक्त मैं आप लोगों की स्क्रीन पर दोबारा से जो है लेकर आता हूं वो पॉइंट्स जो कि हम इस वक्त डिस्क्राइब कर रहे थे ताकि हम उससे आगे जो है वो मूव कर सकें। ठीक है, अच्छा फैक्टर्स की जहां तक बात है तो ये फैक्टर्स वही हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से थे, यानी कि वही फैक्टर्स तमाम के तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से जो है हम कहते हैं एटॉमिक साइज है, ठीक है, एटॉमिक साइज का और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो रिलेशन है वो वही है जो कि हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी के केस में। शील्डिंग इफेक्ट का भी वही जो है हम कहते हैं रिलेशन है, और इवन के ट्रेंड भी इनका वही है कि अलोंग द ग्रुप हम बात करते हैं कि ये डिक्रीज करेगी और अलोंग द पीरियड हम कहते हैं कि ये हमेशा क्या करेगी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब सक्सेसिव जो है आपने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन जो है लूज करने की जहां तक बात है, मैंने आपसे बात की थी कि लेट्स सपोज एक एटम है ए, ठीक है, आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस है वो ज्यादा है। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की ग्रिप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी, स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो चूंकि ग्रिप बढ़ चुकी है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना अब और मुश्किल हो चुका है, इनको और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सके। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एनर्जी, यानी फर्स्ट आयनाइज्ड एनर्जी जो है हमारे पास जो है वो क्या होती है, वो कम होती है, लेकिन सेकंड ज्यादा होती है, और इवन थर्ड उससे भी ज्यादा होगी। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना, आप जल्दी से पूछें ताकि हम जो है नेक्स्ट मूव कर सकें, और फिर उसके बाद आज कुछ हम जो है एक्सरसाइज कर सकें, एमसीक्यूज की भी, और टेस्ट भी करना है सर। एक में समझ नहीं आ रही भाई, वन में खेलते हैं, समझ नहीं आ रही क्या क्वेश्चन आपका था सना। आप दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, अपने जो क्वेश्चन है उसको रिफ्रेश करके वापस लिखें ताकि मुझे समझ आ जाए। सर इफ यू डोंट माइंड दैट, ये कौन से चैप्टर में से है आसमा? ये चैप्टर नंबर 6 में से है। चैप्टर 6 के जो पहले चैप्टर्स है ना, ठीक है, जो पहले टॉपिक्स हैं उनको आप जरा गो थ्रू कर लें, उनमें से आ जाएगा। आई थिंक आपने पढ़ा नहीं ना, मैंने आपसे कहा था कि जो है आपने नोट्स पहले पढ़ लेने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल सके। ये बहुत बेसिक है। प्लीज एक्सप्लेन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड वैलेंस रिलेशन। तैयबा, ये देखो मैं आपको बताऊं कि आयनाइजेशन एनर्जी की और वैलेंस जो है शेल के रिलेशन की जहां तक बात है, ये समहाउ आप इसको एटॉमिक साइज से रिलेट कर सकते हैं, या अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फिर स्टेबिलिटी वाली जो है फैक्टर आ जाता है। अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड है तो फिर तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर हाफली फिल्ड है तब भी आयनाइजेशन एनर्जी समहाउ ज्यादा होगी। अगर कंप्लीटली फिल्ड समहाउ कहते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड ना हो तो आयनाइजेशन एनर्जी समहाउ थोड़ी सी कम होगी, अनस्टेबिलिटी है, हमें एनर्जी कम सप्लाई करना पड़ेगी इस केस में। सर shielding effect along the period remain constant. Shielding effect along the period remain constant. How we relate it with electron affinity in a period? ठीक है रिमशा, मैं आपको बताऊं कि हम along the period shielding effect का फैक्टर कास्ट मतलब काउंट करते ही नहीं है। ठीक है, इसको हम काउंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ये along the period सेम रहेगा। क्यों सेम रहता है? क्योंकि हम कहते हैं कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही जो है नंबर्स के साथ, एक ही तरह के या एक ही जितने नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिटल्स कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर फोर्थ की बात कर लेते हैं तो फोर्थ हमारे पास जो पीरियड है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 4 ही शेल कैरी करेंगे। ठीक है, तो चूंकि नंबर ऑफ शेल्स ही सबके अंदर सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट कहां से आ जाएगा? सर ये पॉइंट अगेन रिपीट कर दें, कौन सा पॉइंट शानजे आप मेंशन करें ना, जब आप क्वेश्चन पूछें जल्दी से, क्या क्वेश्चन आपने करना है? स्टेबिलिटी ऑफ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन बता दें निम्रा। स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिंपली ये हो सकता है कि अगर आप स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब समहाउ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लूज करेगा ताकि वो लेस एनर्जी कैरी करे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं जितना सिस्टम की एनर्जी कम होती है उतनी ही स्टेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होती है। जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को कल करवा दी थी ना, आप लोगों को रूल समझा दिए थे कि भाई किस तरीके से आपने करना है, करवा दी थी मैंने आप लोगों को ना कल। ठीक है भाई, अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट शो करूंगा जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से हैं। आप लोग जितनी ज्यादा आपस में जो है वो बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उतना ही आप लेस कंसंट्रेट करेंगे टॉपिक के ऊपर, और उतना ही कम आपको जो है कुछ भी सीखने को मिलेगा। नबीहा कह रही है सर कैंपस जिराज से नोट्स ओपन नहीं हो रहे, मैंने बहुत ट्राई किया फिर भी ओपन नहीं हुआ। आप ऐसे करिए नबीहा कि जब आप कैंपस ड्राइव को ओपन करें, जहां भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके, जो आपको कैंपस का एक हमने हेल्प नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उस पर आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें, वो हम देख लेंगे, टेक्निकल इश्यूज को हम जो है वहां पर टैकल कर लेंगे। ठीक है जी सर। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज जाहिर सी बात है, देखो एटॉमिक साइज में डिफरेंस नहीं है, आपको पता कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस हो सकता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो मैं आपको बताता हूँ, जरा मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं, फिर मैं जरा फिर से आपको जो है थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करता हूँ। बहुत बेसिक चीजें हैं, इंतहा की बेसिक चीजें हैं जवाब। ठीक है, देखो आप ये बात जानते हो, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इनहांस होगा, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी इनसाइड द न्यूक्लियस, और उतना ही स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये है जवाब बेसिक टॉपिक कि इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि चूंकि एटॉमिक नंबर जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स पे उनकी ग्रिप बढ़ती है, जिसकी वजह से वो एटम के साइज को श्रिंक कर देते हैं
और एटॉमिक साइज डिक्रीज होना शुरू होता है अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो यही बात हम करते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है जी। इसके लिए आप लोगों के लिए फिर मैं क्या करूंगा कि आप लोगों के लिए जो है एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सर मेरा इशू के कल बात की सर से, आपने सर से सेटिस्फाई नहीं है, आंसर ही ऐसा दिया। कौन से सर से भाई बताएं अस्मा, कौन सा इशू, कौन से सर, ये मुझे पता नहीं आपने कौन से सर की बात की है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों होती है? रीजन यही है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके होते हैं तो उसको उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है। अपकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की फोर्स खत्म करने के लिए हम कहते हैं कि हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव होता है। ये एंडोथर्मिक को शो करता है, ठीक है भाई। अच्छा सर, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने से ग्रिप न्यूक्लियस की कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव हो जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? भाई आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है हाजरा। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। किसने कह दी इंक्रीज करती है? गलत कर दिया ना आपने इसको। अच्छा, अब आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए आगे, बहुत से बेसिक क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। आई थिंक मूव कर सकते हैं, अगर आप लोग जो है इसको मुझे लेके जाने दो। जी, इस वक्त आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके इस वक्त स्क्रीन पर जो है विजिबल होंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो होगी एक एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है, वो जो है हम कहते हैं कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि एक एटम पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि एटम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द शेल यानी ऑर्बिटल ऑफ एटम, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा, तभी वो एक एटम का हिस्सा बन सकता है, इसलिए हम कहते हैं वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन की फोर्स की वजह से हम कहते हैं कि जो हायर नेगेटिव चार्ज यानी एनायंस फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा था जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी वर्बली एक्सप्लेन किया हुआ था, इवन व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब प्योरली हम जो है बॉन्ड की बात करेंगे और आगे जाके हमने विस्पर थ्योरी को स्टार्ट करना है। अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, आप जानते हैं कि डिफरेंट तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड बनता क्यों है, रीजन क्या है, ठीक है, बॉन्ड की बनने की रीजन क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सारे स्टेबल नहीं होते, सिवाय सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस वो एलिमेंट हैं जिनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि फिर वो एलिमेंट जिनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कंपैरिजन। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है। कंपैरिजन करेंगे। पहला मैंने आपसे कहा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लूज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बनने जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। और वन, ठीक है जी। देखो मैं आपको बताऊं कि जहां तक है आयनिक बॉन्ड की बात है तो उसमें जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होती है। जैसे कि आप NaCl की बात कर लेते हैं, इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इनमें से कोई एक बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों बॉन्डेड एटम्स जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे HCl की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन भी देता है, इनका आपस में शेयर होता है जिसकी वजह से ये दोनों की दोनों स्टेबिलिटी गेन करते हैं। और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके लिए कोई भी साइन शो नहीं करते, लाइन है उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट नहीं करते दो आयंस के दरमियान बॉन्ड को। ये चूंकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो इसलिए इनमें से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके हम डायरेक्शन को शो करते हैं, क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे से शेयर होना है, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे से शेयर होना है, तो एक लाइन से इसको शो करेंगे जो कि डायरेक्शन को शो करती है बॉन्ड के, ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि इनमें कोई कंफ्यूजन है, अगर पूछना है तो। वैसे बहुत बेसिक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों को इतना नॉलेज जरूर पता होगा, नहीं पता तो मुझसे पूछ लें ताकि हम क्लैरिफाई करके MCQs की तरफ मूव कर सकें। यार 12 मिनट हो गए 1 बज के, अभी 2 स्लाइड बाकी हैं डिस्कस करने वाली। जल्दी से बताएं, क्लियर जरूर मेंशन करें, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लियर मेंशन कर दें अगर आपको जो है क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ करना है। वो कहते हैं ना अभी
बुक में और बहुत से पेजेस बाकी हैं, तो सारे पेजेस बाकी हैं अभी। सर आप पॉइंट नेम मेंशन करें, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन से पॉइंट की आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस स्लाइड पे कौन से पॉइंट की बात कर रही हैं। अगर आप इसकी बात कर रही हैं तो सेकंड इसमें ये था कि देखो जैसे आयनिक बॉन्ड है, उसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बॉन्डेड एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा यानी माइग्रेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा यानी माइग्रेशन एक की तरफ से होगी। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की जहां तक बात है तो दोनों के दोनों एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, दो एटम्स बॉन्डेड एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये दूसरा था। चौथा पॉइंट हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो डायरेक्शन को जरा समझ लें यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज Na प्लस है और Cl नेगेटिव है, मैं कभी भी इनके दरमियान ये साइन शो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं है। जब भी दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो तब हम कहते हैं कि हम इसको जो है इस लाइन से शो करते हैं, जैसे एक्सल में है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी फोर्सेस होती हैं? बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है, ये फोर्सेस होती हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैरी करेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है भाई, बॉन्ड इज एक्चुअली द अट्रैक्शन फोर्स दैट बाइंड्स द टू एटम्स टुगेदर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे और जो है नेक्स्ट आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे इफेक्ट, ठीक है, ऑफ बॉन्डिंग। सर जो स्लाइड आप अपलोड करते हैं, हाँ 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 ये क्या है, जो स्लाइड अपलोड करते हैं उनसे पढ़ने के बुक से पढ़ने की जरूरत होगी। ड्यूरी ड्यूरी पता नहीं क्या नाम है आपका, ड्यूरी आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन होगी। वो जो है बेसिक तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्लाइड से पढ़ लेते हैं दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा फेमिलियरिटी गेन करें विद टॉपिक तो आप रीड कर सकते हैं। जितना कहते हैं ना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, तो जितनी एफर्ट करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। सर ना लास्ट पॉइंट था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आयनिक कंपाउंड में। कोवेलेंट में क्या होता है, दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जिनके थ्रू बॉन्ड बनता है, जिसको हम सिंपल लाइन से शो कर रहे होते हैं। ठीक है भी, एमसीक्यूज करवा दें पेपर बिल्कुल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि गो थ्रू करवा दूं ताकि आप लोगों को गिला ना रहे कि मैंने जो है ना आप लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ाया, डायरेक्टली एमसीक्यू पे आ गया। ठीक है, जल्दी से इस पर जो है आप लोगों की स्क्रीन पर एक कंपैरिजन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मच मोर हार्डर। ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दो आयंस के दरमियान बॉन्ड है, इसलिए हम कहते हैं इसकी इसकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनमें आयनिक आयंस तो होते नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग है वो समहाउ वीकर है एज कंपेयर टू आयनिक। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फास्ट रिएक्शन शो करेंगे आयनिक कंपाउंड्स, वाटर में डिसॉल्व भी हो सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, ये रिएक्शन की स्पीड कम होती है। रीजन क्या है मैं आपको दोनों ये क्लैरिफाई करूंगा जब मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा उस से। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा इजीली डिसॉल्व होते हैं, जैसे जस्ट लाइक CCl4। ठीक है, मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ग्रेटर होना ही था, क्योंकि हम कहते हैं कि जो है इनकी हार्डनेस ज्यादा है, इनमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जनरली तौर पे आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन फॉर्म के अंदर जो है क्या करते हैं, कंडक्टेंस को शो करते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्टेंस को शो नहीं करते। अब यहाँ एक पॉइंट था, जस्ट वो क्लियर कर देता हूँ फिर आगे चलेंगे। देखो जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं HCl का रिएक्शन करवाता हूँ विद NaOH के साथ, तो इसके थ्रू मेरे पास बनता है NaCl और साथ में वाटर बनता है। अब ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हम दो सब्सटेंसेस के दरमियान रिएक्शन करवाएंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड पहले टूटेंगे, फिर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं वो इनसाइड वाटर होते हैं, और आप जानते हैं वाटर में जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड डालते हो वो आयनाइज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पे तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई हमें। ठीक है, ये डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा। लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि हम वाटर में इसको डाल भी दें तो ये बॉन्ड टूटते नहीं है, तो हमें पहले एनर्जी देना पड़ेगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शन ज्यादा समहाउ फास्ट क्या कहते हैं स्लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड से। ये पॉसिबल है कि जिन एटम्स पर चार्ज हो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो चार्ज देखो, हम चार्ज स्पीशीज तो कैरी करते हैं इनसाइड आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वहां कीटान और एनायन होते हैं, कोवेलेंट में तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि कोवेलेंट पोलर टाइप के हो सकते हैं जिसमें कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है बानू, वो तो फिर आयनिक बन जाएगा ना। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को। तो फिर हम जो है लास्ट स्लाइड देख के फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। ठीक है, भी टाइम हमारे पास अभी थोड़ा बहुत है,
इसमें हम कुछ ना कुछ डिस्कस जरूर कर लेंगे, ठीक है भाई। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन इनसाइड NaCl और एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। इसमें आप देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो केटाइन है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ पॉइंट, वो क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। देखो ना, जितनी लेस जो है आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा, ठीक है, उतनी जल्दी वो केटाइन बना देगा। आप कर लो लगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो ये नहीं कहा ना कि लो आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं कि लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, तो वो आसानी से केटाइन फॉर्मेशन करेगा। तो सोडियम जो है आप देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में राइट की हुई है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इजाफी इलेक्ट्रॉन है लूज कर देगा, ठीक है। जिस तरीके से कैल्शियम की बात कर लेते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, ये मोस्टली नो मेटल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन की बात की हुई है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सिमिलर वे के अंदर ऑक्सीजन भी इस तरीके से करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करके नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनता है। अब यहां तक कंफ्यूजन नहीं है, तो हम फौरन से व्हाइट बोर्ड पे आएंगे, कुछ एमसीक्यूज की एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से बताएं आप लोग, कोई कंफ्यूजन जी, प्रॉब्लम है आप लोगों को कोई? जल्दी से बताना आप लोगों ने, क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों को समझ आ चुकी है, और फिर हम आगे दौड़ सकें, क्योंकि हमने अभी कुछ बाकी है टाइम, तो उसको हम इस्तेमाल कर लें। सर एसिड बेस रिएक्शन आयनिक, देखो तैयबा, उनके थ्रू जो सॉल्ट बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है सर। समझ नहीं आई भी, क्या समझ नहीं है सना? जल्दी से क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है क्वेश्चन से, तो सना ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन पूछना है जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी से, देर नहीं लगानी, जल्दी से सना, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं, बाकी सबको क्लियर हो चुका है। आयनिक कंपाउंड बनता है एसिड एंड बेस रिएक्शन से, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। अशरफ देखो, हमने यहाँ पर फॉर्मेशन की बात की है, आयनिक कंपाउंड तो बनता है आसानी से ना, NaCl तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। NaCl की फॉर्मेशन के अंदर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इन द आउटर मोस्ट शेल, और क्लोरीन के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया था वो ये वो गेन कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम की बात जहां तक है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन के अंदर सर ऑर्गेनिक एसिड्स भी आयनिक रिएक्शन शो करते हैं। देखो जरफशान, उनके थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं, वो सॉल्ट जो बनते हैं ना, ठीक है, वो वैसे तौर पे आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब इस तरह करते हैं, पहले हम आपका टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट के भी आपको क्वेश्चंस जो है पूछने होते हैं, तो फिर वो टेस्ट भी हो जाएगा, उस पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर मैं कुछ इजाफी क्वेश्चंस भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सो इस तरह करते हैं, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं स्टार्ट, और उसके बाद फिर आके वापस दोबारा से हम जो है डिस्कशन कर लेंगे जी। इस पर आप लोगों की स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है, जल्दी से आप इस टेस्ट को कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर जो है हम जब वापस आएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे टेस्ट को, और इसके साथ साथ जो है हम कुछ और भी एग्जांपल्स देंगे। सर एक पॉइंट, एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड, चलिए एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड में जब तक आप वापस आएंगी यहाँ ड्रॉ कर चुका हूँ। सर बॉन्ड हमेशा लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वालों के दरमियान ही बनेगा आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल। मैं बता दूं अरीब शाह, हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट ए या सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जब भी वो 7th या 6th ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि फर्स्ट ए एंड सेकंड ए वाले मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और 6 एंड 7 वाले मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। जिनको टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो जस्ट करेंगे ये कि अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। सो पेज के रिफ्रेश करने से वीडियो के एग्जैक्टली नीचे उनको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया होगा, ऑलमोस्ट उनके टाइम आप हो चुका है। क्वेश्चन 2 समझा दें प्लीज। अच्छा बीबी कहनी है क्वेश्चन नंबर 2 समझा दें, तो बेबी की बात जरूर मानेंगे हम, ठीक है। और बेबी मरियम जो है, इनके लिए हम इनका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जरूर समझेंगे। टाइम कम और भी असमा, प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते, निगलेक्ट नहीं हम कर सकते। देखो 2 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर है, अब इसमें भी आप लोगों को ज्यादा टाइम देंगे भी, क्या करना है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत तो जो है क्या कहते हैं समहाउ हमें टफनेस महसूस होनी चाहिए ना टेस्ट के अंदर, तो इसलिए हम टाइम रखते हैं आप लोगों के लिए। चले भी, अगर आप कहते हैं तो आप इसको भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलें सबसे पहले तो हम अपना टेस्ट डिस्कस करते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था। सेकंड एमसीक्यू कह रहे हैं आप लोग डिस्कस करें साथ, जरूर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 2 पहले हम डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट वन है, यहाँ पर आ गया इस वक्त स्क्रीन पर, जल्दी से देख। अच्छा पहला एमसीक्यू था जनरली द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ए ऑप्शन इसका था जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल की, तो बहुत ही
स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत आसान, इसमें कोई मसला नहीं चाहिए, क्योंकि अलोंग द पीरियड आप कहते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करने की बिना पर हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल कामिल कांस्टेंट रहता है ये, ठीक है भी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसको आप देखो, मैं आपको बताता हूं, आप ये बात जानते हो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अलोंग द पीरियड हम कहते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। और अलोंग द पीरियड चूंकि एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, तो एटॉमिक साइज के कम होने से हम कहते हैं कि भी हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखें आपकी स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शंस थे। फ्लोरीन, सर मेरा टेस्ट सबमिट नहीं हुआ, चलिए अभी देख लेते हैं, पहले इसको डिस्कस करें। सेकंड का फ्लोरीन आता है सर, अभी देख लेते हैं, भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये हैलोजन्स है हमारे पास गिवन, जिसमें से हमने क्या करना था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताबिक हमने जो है इसमें जज करना था। मैं जरा ये क्लियर कर लूं, आपने स्क्रीन पर लिया। अच्छा देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। इसमें होना ये चाहिए है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन फ्लोरीन होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की, तो उसमें आप एब्नॉर्मलिटी देखेंगे कि फ्लोरीन की निस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, समहाउ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन जो है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, कंपैरेटिवली हायर होती है। और रीजन क्या है, एब्नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन ही है, ठीक है। इवन आप इसको चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे इनसाइड द पार्ट 1 बुक, ठीक है, सॉरी पार्ट 2 बुक, उसमें एक कंप्लीट टेबल वहां मौजूद है, उस टेबल को आप जरा देखिएगा। उस टेबल के अंदर आप देखेंगे क्लोरीन जो है उसकी नॉर्मेलिटी होती है, और जो है वो हम समाव कहते हैं कि क्लोरीन जो है, ठीक है, वो ज्यादा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कैरी करता है। सो क्लोरीन इज द राइट ऑप्शन, नॉट फ्लोरीन। यहाँ पर एब्नॉर्मल बिहेवियर को हम इनकाउंटर करेंगे। नहीं तो बिल्कुल नहीं सर, क्या बिल्कुल क्या नहीं आपकी भाई। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता सर। इनवर्सली इलेक्ट्रॉन क्या है जी सर, इनवर्सली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या था सर, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट नहीं होता। देखो मैं आपको बताऊं कि अलोंग द पीरियड चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे तो जो शील्डिंग इफेक्ट है उसको हम इनकाउंटर नहीं करते पीरियड में, और वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। जी सर, कैसे कांस्टेंट होगा शील्डिंग इफेक्ट, देखो तैयबा, जैसे आप इस वक्त एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर आ गया नाइट्रोजन, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, फिर आ गया हमारे पास इसके अंदर ही फ्लोरीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करने वाले, मतलब पीरियड नंबर 3 मतलब सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाले टॉप रैंक एलिमेंट्स हैं, टॉप हाईएस्ट एलिमेंट है। आप इसमें देख सकते हैं कि इनका पीरियड नंबर है 2। इट मींस कि इन तमाम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, जब शेल्स की तादाद आप बढ़ा नहीं रही हो तो कैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है। पहले हम कहते हैं कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स जो हैं जब वो बढ़ेंगे तभी जो है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ शेल्स ही जो है कांस्टेंट रह रहे हैं, जब कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ेगा, रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। सर इस is the last shell of chlorine is halfly filled as compared to chlorine, नहीं, इन तमाम की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर काइंड की होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। लेकिन ये हम कहते हैं कि ये एक एब्नॉर्मल बिहेवियर है क्लोरीन का, जिसकी बुनियाद पर उसकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होता है, उसके बिल्कुल वही बात ना। देखो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की बिना पर वही थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसकी वजह से हम कहते हैं समहाउ ये प्रॉब्लम आता है इसके अंदर।